प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आकाशवाणी गोल्ड का चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम किसान की बात में एक बार फिर से स्वागत है आपका, नई जानकारियां लेकर, नई बातें लेकर और किसानों के हितों की बातें लेकर। दो दोस्त आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अरविंद और मेरे साथ हैं मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। तो दोस्तों, हर बार हम लोग कुछ ना कुछ नई जानकारी लेते हैं और एक विषय लेकर आते हैं, और इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जिस पर आप हमें फोन करके सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तो कोमल, आज हम कौन सा विषय लाएं जिसके संबंध में हमारे मित्र हमसे सवाल पूछकर जिज्ञासाएं शांत कर पाएंगे? जी बिल्कुल, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा कृषि के नए यंत्र और यंत्रीकरण से लागत में कमी। यानी कि कृषि में किस तरह से आप कौन कौन से यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से खरीद सकते हैं, या उनके सावधानियां, उन्हें खरीदने से पहले, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले, इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये ढेरों सवाल आपके हृदय में, जहन में उठते होंगे। तो इन सभी से जुड़े हुए जितने भी सवालों के जवाब हैं वो आप जान सकते हैं आज के कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं आज के कार्यक्रम में डॉक्टर आदर्श कुमार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। करेंगे डॉक्टर साहब से बातचीत। और बातचीत के लिए अगर आप भी कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर है 0112342108 जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। जी हाँ। और दोस्तों, इससे पहले हम डॉक्टर साहब से अपनी बातचीत जारी रखें और शुरू करें सवालों का सिलसिला, इससे पहले एक जानकारी हम आपको और देना चाहेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अरविंद, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जब तक वो चल रहे हैं, स्वस्थ हैं, जवान हैं, काम कर सकते हैं, तब तक तो उनके पास पैसा है। और लेकिन जब वो काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ चले होते हैं, या उनके पास किसी और तरीके से भी धन की कमी होती है, तो ऐसे में जो पेंशन होती है, जो बुढ़ापे में जो पैसा जो उनके पास निरंतर आना जाना लगा रहता है, उससे उन्हें काफी सहायता मिलती है अपने जीवन को यापन करने में, और एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने में भी उनको सहायता मिलती है, जिसके बारे में सोचकर हमारी सरकार ने एक स्कीम निकाली जिसे कहते हैं अटल पेंशन योजना। जी हाँ। इसमें अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल है और आपके पास एक बचत खाता है बैंक में या डाकघर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके तहत आपको 60 साल की उम्र में और उसके बाद 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन गारंटी मिलेगी। पेंशन आप कितनी चाहते हैं ये आप तय कर सकते हैं, और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रति माह कितना अनुदान देना होगा ये तय किया जाएगा बैंक के द्वारा, और उतना अनुदान आप प्रति माह देते रहिए। और 60 साल की उम्र के बाद जब आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जब आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कमाई का कोई जरिया नहीं बचता है उस उम्र में जाकर अरविंद, तो वो उस समय में जाकर इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। जी, और सरकार भी इसमें अपना योगदान देगी, जो कि कुल जो आपका योगदान उसका 50% या 1000 रुपये साल में जो भी कम होगा उसका सही योगदान प्रत्येक जो पात्र हैं उनको मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी डाकघर में जाएं या बैंक में जाएं और वहां इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करके इस योजना का आप लाभ जरूर उठाएं। बिल्कुल। और अब वापस मुड़ते हैं आज के विषय की तरफ, जो कि है कृषि में यंत्र और यंत्रीकरण के इस्तेमाल से लागत में कमी किस तरीके से आप कर सकते हैं। इस विषय पर हमने आपको बताया कि हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, और हमारे पास टेलीफोन के जरिए अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे टेलीफोन नंबर है 0112342108 जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने मुख्य विषय पर हम लौटते हैं। तो जब भी हम यंत्र और यांत्रिकी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बहुत बड़ी जो एक समस्या आती है और जहन में लोगों के आती है
कि ये तो बड़ा ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, कहाँ इतने बड़े यंत्र खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी, और फिर किसानों के साथ टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी जोड़ना, खासतौर जो हमारे पुराने किसान है, बड़ा सा एक कठिन सा कार्य होता है। तो इसको सरलीकरण कैसे किया जाए कि लोग जो है, जो इक्विपमेंट्स हैं उनका उपयोग करना चाहें और उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी कृषि में अपनाएं। और इसके जवाब से पहले एक अच्छी बात है, हमारे पे किसान का सवाल है, उनका सवाल जल्दी ले लेते हैं। हेलो जी नमस्कार जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। जी धन्यवाद। सवाल हमारा ये है, जैसे जो खेतों में बुआई के लिए यंत्र मतलब यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि कितने कीमत तक हमको प्राप्त हो सकते हैं, और अगर इसको हम मतलब कोई लोन के तहत या कोई सरकारी मतलब उस तरह से लेना चाहें तो क्या मिल सकता है, और इसका मतलब उपयोग करने के लिए हमको ट्रेनिंग कहाँ से मिल पाएगी? राजा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बिजाई यंत्र हर एक जो भी आप फसल लगाना चाहें उसके लिए काफी मात्रा में उपलब्ध हैं और उससे लागत में भी कमी आती। तो जो भी जैसे मान लीजिए गेहूं बो रहे हैं तो अध्ययन ये कहते हैं कि हम लोग करीब 20% बीज की भी बचत कर ले, और उसके बाद केवल यही नहीं, जब भी हमने उसके अंदर लाइन से बो दिया तो बाद में जो भी हमें ऑपरेशंस करने हैं तो वो भी बहुत सुविधाजनक हो जाते हैं कि आपके जो पौध है वो लाइनों में लग गई है, तो बीच में अगर आपने कोई और औजार का इस्तेमाल करना है, किसी मशीन का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। फिर आपने पूछा कि इनकी उपलब्धता, देखिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ लिस्टें बनी हुई हैं और वो उपकरण वहां पर उपलब्ध हैं, उसके ऊपर सब्सिडी भी अवेलेबल है। और ये एक स्टेट का मैटर हो जाता है। जैसे अगर आप अपने इंटरनेट पे आप अगर खुद भी एक्सेस करते होंगे या कोई बच्चे एक्सेस करके देख सकते हैं, तो उसके अंदर वहां पर एक लिस्ट है, सूची है, जो उपकरण उसके अंदर उपलब्ध हैं और उनके ऊपर सब्सिडी भी अवेलेबल है। तो वो सब्सिडी के साथ आपको उसके अंदर उसका अनुदान मिल जाएगा और आप उस उपकरण को खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो जिस तरह से आपने बताया, एक और सवाल जो हमारे मित्र हैं उनका है, तो जानते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम लोग शहर के रहने वाले हैं, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो खेती नहीं करते, क्या वो लोग ऐसे लोग आगे आके जो यंत्र खरीदने की उनके अंदर क्षमता है, इतना पैसा है कि वो किराए पे लेके आगे किसानों को सस्ती कीमत पे किराए पे दे? तो ऐसे में कौन कौन से ये जो मशीनें हैं, यंत्र हैं, जो हम किसानों के लिए आगे आके कुछ काम कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको मतलब आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने मतलब किसानों के लिए सोचा। अगर आपके पास है धन और आप मशीनें खरीद कर उनको किराए पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें चलाएं। देखिए, उसके अंदर 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि आप किस क्षेत्र के अंदर वो अपना ऑपरेशनल एरिया रखना चाहते हैं। तो जिस एरिया के अंदर आप काम करना चाहते हैं वहां कौन कौन सी फसलें हैं और उन फसलों के लिए कौन कौन से उपकरण आप खरीद कर उनको देना चाहते हैं, सस्ते दामों पर आप मतलब किराए पर चलाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप कोई ऐसा एरिया लेते हैं जहां गेहूं की या चावल की पैदावार है, तो हमें उसी तरह की मशीनें खरीदनी। और अगर मान लीजिए कहीं पे बागवानी का काम है तो हमें फिर उससे रिलेटेड जो मशीनें हैं उनको खरीदना पड़ेगा और उसके बाद आप उनको चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक टीम का भी डेवलप करनी पड़ेगी जो इन सब मशीनों को चलाएं, उनका रखरखाव करें और एक पूरा बिजनेस मॉडल मतलब आपको डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि सबका इंटरेस्ट बना रहे और आप किसानों की इस तरह से सेवा भी कर पाएं। जो हमारा मुख्य विषय भी है कि किस तरह से जो है किसानों को चीजें सस्ते में मिले और उनकी जो लागत है, और सिर्फ लागत नहीं, समय की भी बचत हो, यही हमारा मुख्य विषय भी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात भी कर रहे थे, शुरुआत हमने की थी कि किस तरह से किसानों के जो कृषि है उसमें यंत्र यांत्रिकरण को लाया जाए। कृषि के अंदर यंत्र और यंत्रीकरण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम बोलते हैं कि जो युद्ध हैं वो हथियारों से ही जीते जाते हैं। तो अगर हमारे पास यंत्र अच्छे हैं तो हमारी क्षमता बढ़ जाती है और अगर हमारी क्षमता बढ़ जाती है तो हमारी पैदावार भी अच्छी होती है। तो इससे लागत की कमी होती है, हर काम हम समय पे कर सकते हैं और पैदावार की जो क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, वो भी बेहतर होगी। अच्छा, इसको लाने के लिए क्या है, छोटे औजार तो ठीक है, जो हस्तचालित औजार हैं वो किसान भाई खरीद सकते हैं। महिलाओं के लिए या महिला किसान जो हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं और उनकी लाइफ भी ज्यादा है, वो ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं क्योंकि उनके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो भी बेहतर होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए दरांती है, वो जब कटाई के टाइम बहुत बिकती हैं और हम खरीद लेते हैं तो वो बहुत जल्दी
उनकी जो शार्पनेस है वो चली जाती। तो हमें यंत्र ऐसे खरीदने हैं जो हस्तचालित हैं, उनको भी अच्छे यंत्र खरीदिए, वो लंबे समय चलेंगे, उनकी क्षमता भी ज्यादा रहेगी। फिर अगर हमें उपकरण है, मान लीजिए उपकरण, छोटे उपकरण है, वो हम खरीद सकते हैं। आजकल कई छोटे किसानों के लिए भी उपकरण उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बड़े उपकरण हैं, तो मैं ये कहूंगा कि इतनी लागत लगाने की बजाय आप कस्टम हायरिंग सेंटर बहुत सारे बन गए हैं जो कि आपको मशीनें उपलब्ध करा देते हैं किराए। तो उन्हीं की अपनी टीम रहती है, स्किलफुल टीम होती है, वो आके चलाते हैं, उन मशीनों का उपयोग करते हैं। अगर कोई खराबी आ जाती है वो खुद ही ठीक करते हैं, उनके पास स्पेयर पार्ट्स रहते हैं। तो किसान भाई अगर इस तरह से कस्टम हायरिंग सेंटर से लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपकी जोत कम है, अगर आपके पास जो भूमि है वो कम है, या फिर आप खुद लें और उसको कस्टम हायरिंग पे चलाएं। जी हाँ डॉक्टर साहब ने जोतों की बात की, और हमारे देश में जो कि एक रियलिटी भी है कि जोतें बहुत छोटी हैं, बहुत ज़्यादा बड़े इस तरह के खेत नहीं है हमारे पास, और उन्हीं में तो कई बार किसानों को उसमें लगता होगा कि छोटा खेत है हमारा, इतनी बड़ी मशीनें कैसे चलेंगी और इतनी लागत लगेगी हमारी, उससे अच्छा तो हम हाथ से कर लेंगे। और कई बार एक ये भी है कि जॉइंट परिवार हैं, संयुक्त परिवार हैं, तो उनसे करवा लेंगे, किसी को बुला लेंगे, तो उसमें यंत्रों का इस्तेमाल बड़ा मुश्किल लगता है कभी कभी। अब समय थोड़ा बदल गया है। मुझे लगता है कि थोड़े युवा जो है हमारे, वो इतना आकर्षण नहीं रहा कृषि के लिए, क्योंकि कृषि के अंदर श्रम बहुत ज्यादा है, और जैसे ही आप उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो श्रम और समय दोनों में कमी हो जाती है। और मुझे लगता है कि अगर छोटा किसान है तो उसके लिए या तो वो बहुत छोटी छोटी मशीनें खरीदे, या फिर वो कस्टम हायरिंग का जो मॉडल है वो बहुत अच्छा है, और उसको सरकार भी बहुत प्रोत्साहित कर रही है कि अगर आप कुछ मशीनें ग्रुप बना के खरीदना चाहते हैं तो उसके अंदर भी कुछ अनुदान का प्रावधान रहता है, और उसके हिसाब से आप कुछ मशीनें खरीद सकते हैं, या जो कस्टम हायरिंग सेंटर है आप उनसे ले सकते हैं, जो आपके एरिया के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आपके पास इतना धन उपलब्ध नहीं है तो आप कस्टम हायरिंग की तरफ जाएं। क्या कस्टम हायरिंग इतनी अफोर्डेबल है, क्या इतनी सस्ती पड़ेंगी किसान को कि वो इतनी बड़ी मशीन को ले, क्योंकि चलाने के लिए उसमें जो एक्सपर्ट हैं वो आएंगे भी, और वो कई बार ऐसा लगता है कि जितनी बड़ी मशीन उतना ज़्यादा किराया, और हमारा तो जो है इतनी बड़ा खेत भी नहीं है। नहीं, खरीदने के मुकाबले तो अच्छा ही रहेगा। मान लीजिए आप 10 लाख की कोई मशीन खरीदते हैं तो अगर हम उसका साल का इंटरेस्ट देखेंगे वही बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका रख रखाव, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, फिर आपको ऑपरेटर रखना है उसको चलाने के लिए। तो उससे अच्छा आप कस्टम हायरिंग पे करें, छोटी सी जोत के लिए आप कराएं, थोड़े से समय में वो करके चले जाएंगे, फिर आप अपनी पैदावार को संभालें और मार्केट में लेके जाएं। और जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि अगर हम कस्टम हायरिंग के जरिए अगर हम कोई भी मशीन लेते हैं तो वहां पर तो हमारे पास स्किल्ड जो भी लोग हैं वो आते हैं, लेकिन अगर जैसे किसी किसान ने खुद कुछ मशीनें खरीदी हैं और उन्हें उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं आता, तो इसके लिए वो प्रशिक्षण के लिए किस तरफ रुख कर सकते हैं? देखिए, अगर जिससे, मैं तो ये कहूँगा जिससे आपने मशीन खरीदी है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो लोग भी कई बार ट्रेनिंग देते हैं, उनके लोग आके ट्रेनिंग देते हैं, उनसे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद कुछ जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं राज्य में, उनके अंदर भी कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं जिनको कि आप अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह केवीके के जो सेंटर्स हैं उनके अंदर भी ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलते हैं, और आजकल जो स्किल डेवलपमेंट के कुछ कार्यक्रम हैं उनके अंदर भी रजिस्टर कर वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो उससे भी आपकी जो स्किल है वो बढ़ जाएगी और उन मशीनों का आप उपयोग स्वयं भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक और भी चीज़ है, मशीनें बहुत तरह की होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी तरह की तकनीक है, उसमें कौन सी तकनीक किस स्तर पे चाहिए, कौन सी मशीन लेनी चाहिए, इसकी अगर जानकारी चाहिए। हालांकि हमारे किसान बहुत ज़्यादातर जानते हैं, बट कोई किसान अब कोई बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर चाहता है कि उसकी बुआई बहुत जल्दी हो जाए, क्या कोई ऐसी मशीन है कि जिससे खरपतवार निकाली जा सके या फिर दवाई छिड़कने, इसकी जो जानकारी है वो किसान कहाँ से ले सकते हैं ताकि वो तकनीक को अपना सकें? हाँ, ये जो जानकारी है, मैंने बोला कि केवीके के अंदर या जितनी भी राज्य सरकार की विश्वविद्यालय हैं उन्होंने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनाए हुए हैं सब फसलों के, जो भी उस इलाके में फसलें पैदा होती हैं उसके अंदर वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं। उसके अंदर उन्होंने जितने उपकरण, यंत्रों का इस्तेमाल करना है उनकी क्षमता तक लिखी हुई है। तो किसान भाई ये देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि मान लीजिए आपके पास ट्रैक्टर है, आपकी ट्रैक्टर की कितनी हॉर्स पावर है उसके हिसाब से ही आप खरीदेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मिसमैच हो जाए, आपने उपकरण बड़ा खरीद लिया, ट्रैक्टर की पावर कम है, या आपके पास कितने सदस्य आपके परिवार में उपलब्ध हैं, तो उसके हिसाब से जो लेबर की अवेलेबिलिटी है आपको ये देखना है कि मशीन उसी तरीके से खरीदें जो आपके, मान लीजिए आपके पास कोई इंजन है और वो इंजन ऑपरेटेड मशीन है तो हमें उसके हिसाब से खरीदना है। ऐसा नहीं कि अगर बहुत एडवर्टीजमेंट है या हमारे किसी और किसान भाई ने खरीदी है तो हम उसी को खरीद लें, नहीं।
इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा, और या जो आपके साथी किसान हैं आसपास, उन्होंने जो मशीनें खरीदी हैं तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ये मशीन जो है अच्छी चलती है, तो आप उसी तरह की मशीनों को। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कृषि के नए यंत्र एवं यांत्रिकरण से लागत में किस तरह से हमारे किसान मित्र कमी ला सकते हैं। इस विषय पर अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं सीधे स्टूडियो में 23421082 पर और अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। कार्यक्रम किसान की बात में आज हम बातचीत कर रहे हैं कृषि के नए यंत्र और यंत्रीकरण से लागत में कमी। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल का जो ये समय चल रहा है, इस समय पूरे मतलब उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पराली का बहुत ज्यादा प्रकोप आप देख सकते हैं। दिल्ली में सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आसपास के राज्यों में कई बार ऐसा सुनने में आता है कि पराली का जो है वो जलाई जाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। तो पराली के प्रबंधन में क्या किसी तरह से हम किसी यंत्र का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि सरकार भी इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रही है। तो जो कंबाइन हार्वेस्टर हैं उसके अंदर हमें सुपर SSMS लगाना होता है, जो स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में पराली को तोड़ेगा और उसके बाद उसको बिखेर देगा। तो जो हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि इन सीटू उसका जो है अंदर जाके वो गल जाएंगी और कार्बन कंटेंट जो है भूमि का वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से बेलर का भी आजकल जो काट के वो बेल बना देते हैं। और अगर आप आजकल रोड पे निकलते हैं हरियाणा पंजाब की तरफ, तो आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बेल जो हैं बनकर वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रक्स के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो बिजली पैदा करने वाले या बॉयलर जिनके पास हैं वो इसका एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंधन की तरह इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे किसान को भी थोड़ा फायदा हो जाता है। तो इस तरह की कुछ जो यंत्रीकरण से इस तरह की मशीनों की उपलब्धता हो रही है और धीरे धीरे कर कर किसान भाई भी इसको अपना लेंगे, तो ये जो पराली जलाने की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे एक कॉलर लाइन पर हैं, ये जानते हैं उनका सवाल। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं रंजन लाल जी बोल रहा हूँ जी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, वैसे तो मैं दिल्ली में हूँ फिलहाल। जी रंजन जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता थी डॉक्टर साहब की, जैसे मैं पानी का जो इंजन होता है वो लेना चाहें तो कहाँ से मिल सकता है इधर यूपी उत्तर प्रदेश? हाँ, देखिए, आप अगर अच्छा इंजन, एक तो आप पहले उस पर भी देख लीजिएगा, जैसे मैंने कहा था कि सब्सिडी लिस्ट पे जो उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लिस्ट है, अगर कोई सब्सिडीज मिल रही है, और आप अच्छी कंपनी का लें। बट जो अच्छी कंपनियां हैं जिनके शोरूम्स आपके आसपास उपलब्ध हैं शहरों में, आप उसी तरह का वहीं का इंजन लीजिए, उनकी लाइफ ज्यादा रहेगी और वो लंबे समय तक कार्य करेंगे। जी, उम्मीद करते हैं कि रंजन लाल जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक बात आपने कही थी कि बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। हाँ, लागत तो ही है कृषि में और हम उसे कम करना चाहते हैं, लेकिन मशीनों से वो जो है लागत भी हम कम लेकर आएंगे और समय की भी बचत होगी। ये जो मेहनत ज्यादा लगती है कई बार, इसलिए युवा खेती में नहीं आना चाहते। क्या आपको लगता है कि यंत्रीकरण से युवा इस खेती की तरफ और जो खेती से जुड़े व्यवसाय उसमें आ पाएंगे ज्यादा? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि अगर बहुत अच्छा यंत्रीकरण होगा तो युवाओं को लगेगा कि श्रम कम है। श्रम कम हो ही जाता है, ठीक है। श्रम अगर कम हो गया, आपकी मेहनत कम हो गई, तो वो लोग उन मशीनों को उपयोग कर कर अच्छी पैदावार ले लेंगे। देखिए, यंत्रीकरण के ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह से फायदे रहते हैं। एक तो आपका क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं कि किस चीज की कीमत सबसे ज्यादा है, तो मानव श्रम की कीमत सबसे ज्यादा है। अगर हमने यंत्रीकरण से थोड़ा मानव श्रम को कम कर दिया तो हमारी कीमत कम हो जाएगी। मान लीजिए 10 आदमी 1 एकड़ को 10 दिन में करते हैं, तो 1 आदमी इस 1 एकड़ को मशीन द्वारा कर लेगा, तो उससे कीमत कम हो गई, आपकी पैदावार अच्छी होगी,
यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी, और आप सब समय पे काम कर पाएंगे। क्योंकि समय की अवधि जो कृषि में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने कटाई समय पर नहीं करी तो उसके बाद उसकी क्वालिटी घट जाएगी, और अगर उसकी गुणवत्ता घट गई तो जो किसान को दाम मिलेंगे वो कम हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आप दवाई छिड़क रहे हैं, अगर आपका अच्छा यंत्रीकरण अच्छा है, यंत्र अच्छा है, तो आप दवाई अच्छी तरह छिड़केंगे, तो उसकी जो हम ये कहते हैं कि जो इनपुट की जो एफिशिएंसी है, तो उसका भी बहुत फायदा है। वो दिखता नहीं है, बट हाँ पैदावार अच्छी है तो उसके अंदर उसको आपको आएगा। इसी तरह से हम मतलब अगर और इनडायरेक्टली और देखें, मान लो आपका केमिकल अगर भूमि में नहीं जा रहा, वातावरण में नहीं जा रहा, तो उससे भी फायदा है। या जो केमिकल छिड़क रहा है उसके ऊपर नहीं गिर रहा, तो उससे आपको भी बीमारी होने के कम चांसेस हैं, तो आपको इलाज पे खर्चा कम है। मतलब कई चीजें होती है जो हमें दिखती नहीं, बट उसका हमें फायदा रहता है। हमें लगता है कि लागत में नहीं आ रहे, बट वो सब चीजें लागत में आती। जैसा आपने बोला कि सही समय पर अगर चीजें बाजार में पहुंचती हैं तो लागत बेहतर मिलती है। हो सकता है बिना मशीनों के आपने 1 या 2 दिन में वो काम की जो मशीन आधे दिन में करती है, लेकिन बाजार में जब तक आप पहुंचे हो सकता है कि आपको उचित दाम ना मिल पाए। और जो छिड़काव की आपने बात की, इसीलिए आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है कि दवाई छिड़कने की, जिससे कि छिड़कने वाले पे उसका असर ना हो, और जिस पॉइंट पे जिस फसल पे छिड़कनी है वहीं रहे, तो वातावरण भी उससे बचेगा और जो मिट्टी है वो भी उससे बची रहती है। जी, जैसे डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं कि यंत्रों को खरीदना है किसानों को, लेकिन वहीं पर हम बात कर रहे हैं कि लागत में भी कमी आनी चाहिए खेती में। किसानों को जो भी वो फसल पैदावार कर रहे हैं उसमें उनकी लागत कम से कम लगे, लेकिन उसको अपना यंत्र भी खरीदना है। तो ऐसे में सब्सिडी की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है सरकार? प्रावधान मैंने आपको बताया कि ये स्टेट का सब्जेक्ट हो जाता है जी। और स्टेट क्या करती है कि कुछ यंत्रों को जो कि प्रमाणित होते हैं, हमारे कई टेस्टिंग सेंटर हैं जो कृषि उपकरणों की टेस्टिंग कर, और जब वो टेस्ट हो जाते हैं और उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब कुछ उपकरण ये जो हैं हमारी सब्सिडी की लिस्ट में आ जाते हैं, और उस सब्सिडी की लिस्ट से किसान भाई उसका चयन कर सकते हैं और फिर उस यंत्र को खरीद सकते हैं, जिसके अंदर की उनको इसका अनुदान मिलेगा, तो उनको जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो कम रहेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी, रोजगार की हम बात करते हैं। युवा आएंगे खेती में, यंत्र उनको मिलेंगे, किराए पे समय बचेगा, लेकिन क्या इस यंत्र और यंत्रीकरण से क्या कृषि या उसके आसपास के क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने की संभावना भी है कुछ? हाँ, बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि अगर आपके पास समय ज्यादा रहेगा तो आप कुछ और कार्य भी कर सकते हैं। कई बार पहले क्या था कि किसान बहुत ज्यादा इसके अंदर व्यस्त रहते थे। अगर आपने मशीनीकरण से कार्य किया है, मान लीजिए आपने हार्वेस्टिंग कर ली, फिर उसके बाद आजकल क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर भी आप जा सकते, कुछ चीजों का आपने संसाधन करके उनका प्रोसेसिंग कर फिर बेचा, तो उसके अंदर क्या है कि आपको जो कीमत है वो कहीं ज्यादा मिलेगी। या जो युवा हैं वो खुद ही अपने एक सेंटर शुरू कर लें, कस्टम हायरिंग, अपनी स्किल को बढ़ा लें, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के साथ उनको इस्तेमाल करें, तो एक बिजनेस मॉडल पूरा बनाकर वो इस चीज का उपयोग कर सकते। ना केवल वो अपने लिए करेंगे बल्कि बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देंगे। जी हाँ, तो इससे ना सिर्फ समय बच रहा है, लागत में वाकई में कमी आती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और युवा जो कि कृषि में कई चीजों की वजह से कि नहीं है, एक चीज और भी है वो भी खेती में आती है। डॉक्टर साहब, यंत्रों के प्रति जो युवा है उनका लगाव काफी अच्छा है। टेक्नोलॉजी में हमारा देश बहुत आगे है, और टेक्नोलॉजी के उपयोग में भी, और चाहे वो एक्सपोर्ट ही क्यों ना कर रहे हो हम टेक्नोलॉजी, जब कृषि में टेक्नोलॉजी आएगी तो जो एक युवा वर्ग है, आई थिंक जब वो अपना भी दिमाग लगाता है तकनीक के साथ, तो लागत कहीं ना कहीं अपने आप भी कमी आती है। पारंपरिक जो हमारी खेती है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा समय के साथ साथ लागत भी इसी वजह से उसमें लग जाती है। देखिए, ये तो होता ही है, जितना युवा होगा उसके अंदर रिस्क टेकिंग उतनी ज्यादा होगी। तो मान लीजिए हम लोग कई बार किसानों से बहुत कुछ सीखते हैं, और खासकर जो युवा किसान है, क्योंकि वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल के साथ आजकल बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं। जितनी भी स्मार्ट मशीन्स हैं आजकल, क्या है कि आप पंप सेट को मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हो, आपको पता लग गया, सेंसर लगे हुए हैं कि इतना पानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, जितनी हमारी जरूरत थी पूरी हो गई है, आप मोबाइल से उसको बंद कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर युवा इसके अंदर आएंगे तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएगा हमारी कृषि के अंदर। जी, और युवाओं के अलावा जो हमारे अभी जो पारंपरिक खेती में जो लगे हुए हैं हमारे किसान मित्र हैं, वो भी तकनीक का जो है ज्ञान ले सकते हैं, केवीकेज में सब कुछ उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेरे को तो ये भी लगता है कि जैसे जैसे अब हम लोग कई बार ये कहते हैं कि गाँव में युवा नहीं रहे, तो अगर थोड़ी बड़ी उम्र के व्यक्ति या किसान भाई बहनें हैं तो उनको मशीनीकरण से ये फायदा होगा कि उनकी अपनी क्षमता घट गई, पर मशीन की जो क्षमता है वो उनको सप्लीमेंट करेगी, और इस तरह से वो बेहतर काम कर पाए। जी हाँ, हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। डॉक्टर साहब, समय अब जो है हमें इजाजत नहीं देता और आगे जाने का, तो संक्षेप में जानना चाहेंगे कृषि और उसका यंत्रीकरण कैसे लागत में कमी करता है? देखिए, अच्छे कृषि यंत्र और यंत्रीकरण लागत में कमी करता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये मानव श्रम को कम कर देता है, आपकी समय अवधि को घटा देता है, और उसके बाद जो आपके जितने भी आप इनपुट, फर्टिलाइजर, सीड, केमिकल जो भी डाल रहे हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देता है। तो उससे आपकी पैदावार यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है और अच्छी होती है और समय पे होती है। ना केवल ये, और शारीरिक के हिसाब से भी किसान को जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो भी थोड़ा कम हो जाती हैं। तो उनको और चीजों के लिए समय मिलेगा और वो अपने जो इनकम है उसको बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में आने का और इतनी जानकारी देने का। और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं उन्हें भी अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। और अगर कार्यक्रम के संबंध में आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। और इसी के साथ मुझे यानी कोमल, मुझे अरविंद को और हमारे साथ हमारे आए मेहमान प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आदर्श कुमार के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।